घर खरीदना हर एक इंसान के लिए मेजर माइलस्टोन होता है। आपके लिए ड्रीम घर कैसा होगा ये आप कमेंट करके बताइए। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। आज बात करेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के एक बहुत ही लो कॉस्ट तरीके के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। यूएस में एक कॉन्सेप्ट लाया गया था जो बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है जो अब भारत में भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये मेथड जो है वो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी एक बहुत ही लो कॉस्ट पर। लेकिन एक बात नोट कीजिए, आज के वीडियो में हम रियल एस्टेट को प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि जब आप एक घर खरीदते हैं उसमें रहने के लिए आप ट्रेडिशनल फाइनेंस के कुछ रूल्स को ब्लर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक इमोशनल डिसीजन भी आ जाता है। लोग घर खरीदते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, तो वो सारी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है ना कि घर कब खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। तो अब मान लो आपको एक घर खरीदना है एज एन इन्वेस्टमेंट, ताकि आप उसको रेंट आउट कर सके। ये घर 1 करोड़ रुपए का है। ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए कैश होना और इसको तुरंत एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए बहुत से लोग ऐसा करने एक होम लोन लेंगे। तो मान लो आप भी एक होम लोन लेते हो, आप 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो और 80 लाख रुपए का लोन लेते हो 9% के रेट पर। ज्यादातर होम लोन्स की तरह इसकी ड्यूरेशन भी 20 साल की होगी और आपको ईएमआई देनी होगी 71,000 रुपीज की। और अगर आप मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में एवरेज रेंटल यील्ड देखते हैं, दैट इज एक प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना परसेंटेज आपको मिल सकता है एज रेंट, तो वो नंबर 2 से 3% के बीच में आता है। तो इसके हिसाब से आपको 25,000 रुपए की रेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर आप जो ईएमआई चुका रहे हो वो तो थोड़ी कम हो जाएगी रेंट के वजह से, और जो घर की प्रॉपर्टी वैल्यू ऊपर जाती है उससे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे चली गई तो क्या होगा? प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे जाने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। व्हाट इफ उस एरिया में क्राइम बढ़ जाता है, या फिर व्हाट इफ उस एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं होती, या फिर रिसेशन का टाइम आ जाता है और ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट डाउन चला जाता है। उतना ही नहीं, घर एक बहुत इलिक्विड इन्वेस्टमेंट भी होती है। घर खरीदना तो आसान होता है, लेकिन उसको बेचने जाते हो तो उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और इन यूनिक फैक्टर्स को बायर्स कंसिडर करते हैं जिनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो सही दाम पे घर को तुरंत ना बेच पाने को हम इलिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, और ये सारी रिस्क्स मैग्नीफाई हो जाती है लेवरेज की वजह से। इस केस में लेवरेज मतलब आपका होम लोन, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए के घर के लिए 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की, यानी आपके पास जो इक्विटी है वो सिर्फ 20% है। बाकी का जो 80% है वो तो बैंक फाइनेंस कर रही है ना। तो अगर 1 करोड़ रुपए के घर में 10 लाख रुपए का डिक्लाइन आता है तो आपके लिए ये एक 50% लॉस है, क्योंकि आपकी इक्विटी सिर्फ 20 लाख की थी। ऑब्वियसली इस चीज के वजह से जब घर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं आपके गेन्स भी मैग्नीफाई होंगे, लेकिन ये चीज लॉसेस में सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का सॉल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदो और इन अलग अलग प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ा दो। लेकिन ये इतना आसान है क्या? एक प्रॉपर्टी खरीदने ही आपने 80 लाख रुपए का लोन ले लिया, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे खरीदोगे? मोस्ट लोगों के लिए करना नियर इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। सबसे पहला इलिक्विडिटी, दूसरा लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा लेवरेज। इन तीनों प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पर रियल एस्टेट को सिक्योरिटाइज किया जाता है इन अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। यहाँ पर एक स्पॉन्सर कंपनी आएगी और वो इन्वेस्टर्स से पैसे रेज करेगी, और इन पैसों से वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यानी कि एक डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। जैसे वो आके मुंबई में कुछ घर खरीद रहे हैं, दिल्ली में ऑफिस स्पेसेस खरीद रहे हैं, बैंगलोर में मॉल्स खरीद रहे हैं, और इन सारे लोकेशन से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, और सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद जो बचता है उससे इन्वेस्टर्स को एक डिविडेंड दिया जाता है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टीज की एंड टू एंड मैनेजमेंट स्पॉन्सर कंपनी करती है। जैसे टेनेंट्स को ढूंढना, उनको इंटरव्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, ड्यू डिलिजेंस करना,
बेसिकली जो सारी काउंटर पार्टी और क्रेडिट रिस्क होती है वो स्पॉन्सर कंपनी उठाती है। मतलब एक टेनेंट टाइम से रेंट दे रहा है या नहीं, ये इन्वेस्टर को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अब एक और क्रेजी चीज सुनिए, हमने अब मेंशन किया कि रीट जो होती है वो अपने इन्वेस्टर्स को एक डिविडेंड पे करती है। इस डिविडेंड को प्री टैक्स ऑपरेटिंग अर्निंग से पे किया जाता है, यानी जो सारी रेंट आती है उसमें से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, ड्यू डिलिजेंस, ऐसे कॉस्ट को निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको हम बोलते हैं प्री टैक्स ऑपरेटिंग अर्निंग्स। एक टिपिकल कॉर्पोरेट आपको प्री टैक्स अर्निंग्स पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के बाद ही डिविडेंड दे सकती है, लेकिन रीट्स के केस में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं तो आप सिर्फ प्री टैक्स ऑपरेटिंग अर्निंग्स का 90% अगर इन्वेस्टर्स को एज डिविडेंड देंगे तो हम आपसे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे। तो जब आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर्स खरीदते हो, हर साल वो अपने प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम का 90% आपको देंगे एज अ डिविडेंड। ये पैसे बन जाते हैं आपका इनकम रिटर्न, और इसी के साथ जब सारी प्रॉपर्टीज के वैल्यूज ऊपर जाते हैं उससे मिलता है आपको कैपिटल अप्रिसिएशन। ये दोनों एग्जैक्टली वही कंपोनेंट्स है जो आपको मिलते अगर आप एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है। और लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इन रीट्स के शेयर्स NSE और BSE पर लिस्टेड होते हैं और आप इनको आसानी से बाय या सेल कर सकते हो। एक एक्चुअल प्रॉपर्टी को बेचने आपको महीने लग सकते हैं, लेकिन एक रीट के शेयर्स बेचने आपको बेयरली 30 सेकंड लगेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने की प्रोसेस क्या होती है। आप जैसे अपने डीमैट अकाउंट में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, वैसे ही आप किसी भी रीट के शेयर खरीद सकते हो। भारत में करंटली 4 लिस्टेड रीट्स है, नेक्सस, एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड। चारों रीट्स की अपनी स्ट्रैटेजी होती है बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड रियल एस्टेट टाइप। इसको पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करना। अब रीट का एक और मेजर फायदा यह होता है कि ये आपको क्रॉस बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी देगी। मतलब मान लो आपके पास एक यूएस का डीमैट अकाउंट है, जो बाय द वे आज के जमाने में होना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप एक यूएस बेस्ड रीट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसेंशियली आप भारत में बैठ के अमेरिका की प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। एनीवे, रीट की इन्वेस्टमेंट तो होती रहेगी यार, पर हम सबके लिए ना एक ड्रीम घर होता है। आपके लिए ऐसा कौन सा है, ये कमेंट में हमें बताइए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसको लाइक कीजिए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.